तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू का पार्ट 1 आ चुका है पियर्स मॉर्गन के साथ, और कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहे हैं पार्ट 1 में। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स इसके लिए बनाए हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कुछ हम मिस कर दिया हमने तो सबसे पहले इसमें रोनाल्डो ने कहा है फैंस के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है और कैसे उनको अच्छा लगा जब वो वापस आए मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो उन्होंने अपने सेकंड डेब्यू पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए न्यूकासल के अगेंस्ट 2 गोल मारे और जो फैंस उनका नाम चैंट कर रहे थे वो सब उनको बहुत अच्छा लगा। जो साइनिंग्स करी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जैसे राफेल वरान को लेके आए, सैंचो को लेके आए, खुद रोनाल्डो को साइन किया गया था, तो उनको लगा था कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट वो हुई नहीं। फिर जो मेन चीज़ जो ऑलरेडी एक स्निपेट में आ गया था कि सर एलेक्स फर्गसन के जाने के बाद जो चीज़ें थी वो चेंज नहीं हुई हैं, फैसिलिटीज़ बिल्कुल वैसी ही हैं। एक चीज़ और उन्होंने बोली कि बहुत क्लोज थे वो मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करने से, और सर एलेक्स फर्गसन के फ़ोन कॉल की वजह से जो है स्थिति जो है बिल्कुल चेंज हो गई। 2 हफ्ते पहले तक ही वॉज़ वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग मैनचेस्टर सिटी, और क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, फैंस के लिए एक प्यार है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्यार है, इसलिए ये डिसीजन लिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आना है। फिर फैसिलिटीज़ पे वापस आता है, तो फैसिलिटीज़ के लिए कहा है कि जो रियल मैड्रिड या इवन यूवेंटस में जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है और जो इक्विपमेंट वगैरह है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं दिखता है। इट इज़ सेम एज इट वॉज व्हेन ही लेफ्ट द क्लब इन 2009। तो ये हम इस पर बात कर चुके हैं और ये तो आई थिंक वेल डॉक्यूमेंटेड है कि फैंस भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि किसी भी तरीके का कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है क्लब में जब से सर एलेक्स फर्गसन छोड़ के गए, या पिछले हम 10-15 साल की बात कर लें क्लब में। फिर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल 2-3 चीज़ें थी जो इस सेगमेंट में कंट्रोवर्शियल थी, उसमें से एक चीज़ थी रैल्फ रैगनिक वाली, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि इट वाज अ मिस्टेक टू अपॉइंट रैल्फ रैगनिक। वो डिसीजन उनको समझ नहीं आया, रैल्फ रैगनिक का उन्होंने नाम नहीं सुना था कभी, और वो जानते ही नहीं है कि रैल्फ रैगनिक कौन है, और क्लब का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा कि क्लब किस डायरेक्शन में जाना चाहता है इस तरीके की डिसीजन मेकिंग से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रैल्फ रैगनिक के रिगार्डिंग बोली, जो आप लोगों ने भी स्निपेट में सुन ही लिया होगा, प्रिटी मच यही था उसमें, और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग ऐड नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने ओले गनर सोल्शायर के लिए बोला, ओले को टाइम चाहिए था। आई थिंक ओले एज अ पर्सन ही वॉज रियली गुड, उनकी ओले के साथ रिलेशनशिप अच्छी थी। इट वॉज सैड टू सी हिम गो, लेकिन उनको ये था कि अगर ओले को टाइम मिलता तो शायद वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे जो वो करना चाह रहे थे, एंड इन दी एंड वो नहीं हो पाया। तो इट्स अ सैड थिंग कि ओले को जो है सैक कर दिया गया। और रैल्फ रैगनिक के केस में एक और चीज़ बोली थी कि पियर्स मॉर्गन ने भी रोनाल्डो के साथ बोला कि मैंने भी उनका नाम नहीं सुना है, तो फालतू में थोड़ा सा मसाला डालने की कोशिश करी उस सब चीज़ में। फिर उन्होंने बात करी है हंगर है जो आजकल की नई जनरेशन है, जो यंग प्लेयर्स हैं उनमें, तो उनको लगता है कि प्लेयर्स को जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ईजी मिल गई हैं, केयर नहीं करते हैं प्लेयर्स जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको, और ऐसा नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते यंग प्लेयर्स, लेकिन जो जिस तरीके से वो अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ रहते थे तो जो चीज़ें वो सही करते थे और जो उनके फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस होते थे उनको वो सोक इन करते थे। उन्होंने तारीफ़ करी है रूड वैन निस्टेलरॉय की, रायन गिग्स की, रियो फर्डिनेंड की, रॉय कीन की, कि ये लोग बहुत ही हाई लेवल के प्रोफेशनल्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपनी बॉडी को टिप टॉप कंडीशन में रखा। मैं भी यही करता हूँ, इसी वजह से लॉन्जेविटी जो है इन प्लेयर्स ने भी अचीव करी अपने करियर में, और मेरी भी लॉन्जेविटी का कारण यही है। मुझे नहीं लगता है कि यंग जनरेशन में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो लॉन्जेविटी अचीव कर पाएंगे। उसमें पियर्स मॉर्गन ने उनसे पूछा कि कौन सा आपको प्लेयर ऐसा लगता है कि जो इस स्क्वाड में आपको लगता है कि लॉन्जेविटी अचीव कर सकता है, तो उन्होंने डिएगो डैलो का नाम लिया स्पेसिफिकली कि प्रोफेशनल है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, अच्छी जो है उनकी वर्क एथिक है। कैसेमीरो की तारीफ करी, लिसांड्रो मार्टिनेस की तारीफ करी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डिएगो डैलो जो है बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने करियर में, बहुत थॉरो प्रोफेशनल है, और जो उनका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर एक बहुत ही पर्सनल और हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन हुई, उनके जो चाइल्ड का लॉस हुआ, जो उनके ट्विंस पैदा हुए थे, तो उसमें से अनफॉर्चुनेटली उनका जो बेबी बॉय था उनको लॉस हो गया, तो उसकी बात हुई और किस तरीके से उन्होंने उस पेन को ओवरकम किया, किस तरीके से फैमिली जो थी साथ चल रही थी। तो वो काफ़ी एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इट्स जस्ट कि उनका उस टाइम पे क्या आउटलुक था, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और इसमें रोनाल्डो ने बोला उनके फादर की पासिंग के बाद दिस वॉज द मोस्ट सैडेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, और कुछ काफ़ी पर्सनल और इमोशनल बातें उन्होंने बोली उसके लिए। फिर उन्होंने पूरी इंग्लिश कम्युनिटी को, इंग्लिश फैंस को थैंक किया। लिवरपूल के अगेंस्ट मैच हो रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जिसपे 7th मिनट पे
यू नेवर वॉक अलोन गाया लिवरपूल ने। आर्सेनल में भी जब मैच हो रहा था एमिरेट्स स्टेडियम में, वहाँ पे भी 7वें मिनट में फैंस ने गाना गाया था रोनाल्डो के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंग्लिश कम्युनिटी का, फैंस का, और क्वीन की फैमिली से भी उनको कंडोलेंसेस मिलते हुए एक लेटर आया। तो उस सब के लिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं सबका। तो इस तरीके से जो है उन्होंने उस चीज़ को कंक्लूड किया। फिर उन्होंने कहा कि वापस आके खेलना काफ़ी मुश्किल था, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, किस तरीके से उनकी जो पार्टनर है जॉर्जीनी, उन्होंने उनकी हेल्प करी टू गेट बैक इनटू द ग्रूव ऑफ थिंग्स। क्योंकि उन्होंने कहा कि फुटबॉल कभी रुकता नहीं, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता है टू सेटल योर सेल्फ, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है, क्लब फुटबॉल है, तो आपको जो है एकदम टोस पे रहना पड़ता है और जल्दी जल्दी जो है आपको चीज़ें उनका यूज टू होना पड़ता है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट स्टिल ही समहाउ केम बैक एंड स्टार्टेड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और जो लॉस उनको हुआ उसके बावजूद भी वो आके खेले, और ही बिकेम द टॉप स्कोरर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन, 3rd टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग बिहाइंड यूंगमिन सॉन एंड मोहम्मद सलाह। तो वो सारी चीज़ें जो है उस पर थोड़ा सा डाला पियर्स मॉर्गन ने थोड़ा सा जोर। और टेन हाग की बात हुई तो इतनी ही बात हुई कि टेन हाग का क्या आपने नाम सुना था, तो उन्होंने कहा हाँ, आईएक्स में जो उन्होंने काम किया था मैं अवेयर था कि टेन हाग कौन है और मैंने उनका नाम सुना था। फिर क्रिटिसिज्म की बात हुई कि वो बोले कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है आजकल, इवन बीइंग द टॉप स्कोरर आपको ऐसे दिखाया गया कि आप ही प्रॉब्लम है और आप ही सोर्स है सारी प्रॉब्लम्स का, आप ही फोकल पॉइंट है सारी प्रॉब्लम्स का, तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ध्यान नहीं देता, ज़्यादा गार्बेज है, आधी से ज़्यादा मीडिया झूठ बोलते हैं, उनको मेरी साइड ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं है तो कुछ भी लिख देते हैं वो। और वो ये भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया में भी कई कई चीज़ें उड़ती रहती हैं, जैसे प्रेस में उड़ती रहती है, तो जिसको जो मर्जी है वो बोल देता है बिना जाने कि क्या चल रहा है एक्चुअली। लास्टली जो ये पॉइंट आया उन्होंने वेन रूनी और गैरी नेविल के लिए बोला, जो ऑब्वियसली आप लोगों ने स्निपेट में भी सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा रूनी थोड़े दिन तो पहले मेरे घर पे आए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के साथ, उन्होंने अच्छी बात करी थी, उनको इनवाइट किया था अपने घर पे कि आइए आप फुटबॉल खेलिए, थोड़ी मस्ती मजाक करेंगे, सब कुछ अच्छा है। और फिर वो मेरे को कर रहे हैं ऐसे क्रिटिसाइज दोनों रूनी और गैरी नेविल। तो मुझे लगता है कि वो मुझसे जेलस हैं या क्या है, मेरा एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, इस वजह से मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो प्रिटी मच ये सारी चीज़ें बोली हैं उन्होंने। और पार्ट 1 ये है। अब जो मेन जो चीज़ें हैं जिस पे बवाल एक्चुअली में कटा है, जो उन्होंने टेन हाग के लिए बोला है और जो उन्होंने ये बोला है कि मुझ पे भरोसा नहीं किया गया कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, और वो प्री सीज़न वाली जो सारी चीज़ें वो होंगी पार्ट 2 में, जो कि आज रात को आएगा। तो उसके बाद हमको एक्चुअली में पता चलेगा। बाकी प्रिटी मच जो आज की तारीख में इस इंटरव्यू में बोला गया वो वही है जो स्निपेट्स में था, और ऐसा कुछ इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली गई शायद, लेकिन अभी भी पार्ट 2 जब तक नहीं आएगा हम क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि क्या चल रहा है। 2 चीज़ें जिसमें मैं रोनाल्डो से सहमत नहीं हूँ, या मुझे लगता है कि और वो बेहतर तरीके से इसको पुट कर सकते थे। एक तो रैल्फ रैग्निक वाला पॉइंट, आई थिंक रैल्फ रैग्निक मॉडर्न फुटबॉल के तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, रेड बुल क्लब को खड़ा करने वाले अपने पैरों पे रैल्फ रैग्निक हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम साल्सबर्ग और लाइप्जिग के साथ किया है, आप देखिए जिस तरीके के प्लेयर्स रेड बुल ग्रुप ने दिए हैं सालों साल, सादियो माने हो गए, किमिक हो गए, अर्लिंग हालैंड अभी जैसे ही इज़ वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स, और भी बहुत ब्रिलियंट फुटबॉलर्स हैं जो रेड बुल ग्रुप ने आपको लाके दिए हैं। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि रैल्फ रैग्निक के लिए जो बोला दोनों पियर्स मॉर्गन और रोनाल्डो ने, वो थोड़ा सा आप अच्छे शब्दों में बोल सकते थे, या फिर आप बोल ही नहीं सकते थे कि ये मिस्टेक ही थी बिल्कुल और आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर को कोच ला रहे। आई थिंक वो पॉइंट उनका सही था कि आपका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर के लिए कि आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपने रैल्फ रैग्निक को इस तरीके से बोल दिया तो थोड़ा सा आई थिंक दैट पुट्स यू इन द रॉन्ग लाइट मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से रूनी के लिए बोला, आई थिंक वो भी सिचुएशन बेटर हैंडल हो सकती थी। डायरेक्ट ही यही बोल दिया कि ही इज़ जेलस ऑफ मी। आई डोंट थिंक सो कि वेन रूनी वुड बी जेलस ऑफ हिम, बिकॉज वेन रूनी मेरे हिसाब से इज़ अ प्रीमियर लीग लेजेंड एंड ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द गेम, मॉडर्न लेजेंड है, प्रॉपर प्लेयर थे और हमेशा ओवरशैडो हो गए बिकॉज ऑफ द ग्लिट्स एंड फ्लैशीनेस अराउंड हिम। अ प्लेयर हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्ट्राइकर और जिन्होंने एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेल के अपना करियर ख़त्म किया, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था वेन रूनी ने अपने टीम के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, और मैं पर्सनली बहुत हाईली रेट करता था रूनी को, मैं उनका एक फ़ैन भी था। और मुझे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई प्लेयर अच्छा लगता था तो वेन रूनी ही थे। तो
मेरे को नहीं लगता है कि ये जो है करना ज़रूरी था रोनाल्डो को। आई थिंक ही कुड हैव जस्ट सेड कि कुछ मेरे जो साथ के टीममेट्स हैं इनडायरेक्टली बोल सकते थे, डायरेक्ट रूनी को ऐसे बोल के, और फिर इस तरीके से एक मैं कहूँगा अटैक ही है ये रूनी पे। आप इसको और कुछ कह नहीं सकते, आप डिफेंड नहीं कर सकते इस चीज़ को मेरे हिसाब से। आप के जो टीममेट है आपके जो साथ खेले, तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि रोनाल्डो इस पार्ट में इस सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू में बेहतर कर सकते थे। बाकी तो आई थिंक जनरल बातें हैं, और बाकी उन्होंने बातें भी सही बोली है। जो फैसिलिटीज़ की बात करी है, जो क्लब के एवोल्यूशन की बात करी है, क्लब को जो कंपेयर किया है बाकी क्लब से। एक इंस्टेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम चेल्सी, लिवरपूल, मैन सिटी से कंपेयर करें यूनाइटेड को, तो वो एक स्टेप पीछे है और अभी काफ़ी काम करना बाकी है इन टर्म्स ऑफ द एवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी चीज़ें जो उन्होंने पहले भी बोल दी थी। तो अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं जिस पे हम बहुत एक लंबी डिस्कशन करें, या जैसे हमारा बिल्कुल माइंड ब्लो हो गया था जो हमने स्निपेट्स देखी थी उसके बाद। तो मोस्ट ऑफ इट इज़ कि जो हमने देखा है, जैसा मैंने कहा, पार्ट 2 है जिसमें उन्होंने सारी ग्लेजर्स की बात करी है, जो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग क्लब में और मैनेजर आर ट्राइंग टू फोर्स मी आउट। तो उसमें जो है वो आई थिंक वो जो टेन हाग वाला जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ है वो उसमें आएगी, जो आज रात को आएगा। तो प्रॉपर जब आ जाएगा तो फिर हम एक समराइज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। बट फिलहाल आई थिंक ये भी है कि लोगों ने खींचा भी है इसको, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेके गए हैं, और जिस तरीके से एक तरफा बैश किया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, आई थिंक आप एक बार ये इंटरव्यू सुनिए और एक बार उनकी साइड ऑफ द स्टोरी भी जानने की कोशिश कीजिए, और फिर अपना ओपिनियन बनाइए, रादर देन जस्ट आप वो 1.5 मिनट 2 मिनट की वो क्लिपिंग देख के आप अपना ओपिनियन बना लें और फिर आप बोले कि नहीं यार ये रोनाल्डो क्या कर रहे हैं, ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और बस अपने बारे में सोचते हैं और सेल्फ सेंटर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्पस है इस इंटरव्यू का, मुझे ऐसा लगता है कि फैंस को तो गुड बाय बोलना है, फैंस को एक अच्छा और मतलब अपने सामने एक फैंस के सामने अपने को एक अच्छी उसमें रखना है कि देखिए मैंने जो किया उसके पीछे कुछ कारण थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग हो जाना। आई थिंक इट्स अ गुड बाय, ये इंटरव्यू गुड बाय है। ये फैंस को बता रहे हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ छोड़ के, जो ये सार मुझे लग रहा है इस पूरे इंटरव्यू का। बाकी पार्ट 2 में और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, एक जो चीज़ इसमें ये है कि पियर्स मॉर्गन को आपने इंटरव्यू दिया और इस तरीके से इन्होंने इसको कैश किया ना इंटरव्यू को, बाप रे बाप, मतलब हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कुछ भी स्टेटमेंट और वीडियो स्निपेट्स जिस तरीके से वो डाल रहे हैं और धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या जो उनको लगता है कि ब्लो अप हो सकती हैं आगे जाके। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर आप पियर्स मॉर्गन को देंगे इंटरव्यू तो वो यही करेंगे। इज़ द मास्टर ऑफ एंगेजमेंट। उनको पता है कि किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जगाना है और क्या बताना है, कितना रिवील करना है, कैसे रिवील करना है। और ऑब्वियसली जो सबसे सनसनीखेज चीज़ें इंटरव्यू की वही उन्होंने दिखाई विदाउट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे पियर्स मॉर्गन की भी गलती है, लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप शेर की गुफा में जा रहे हैं और बोल रहे हैं अरे यार मेरे को तो खा लिया उसने, ऐसे थोड़ी होता है। तो पियर्स मॉर्गन कर रहे हैं वो जो चीज़ हमको पता है सबको कैसे वो करते हैं, और वो ही इज़ द मास्टर। और जो उनको सही लग रहा है एंगेजमेंट के लिए और जो व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं वो हमारे सामने है ही कि किस तरीके से वो इस इंटरव्यू को यूज़ कर रहे हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंटरव्यू एंड द स्टेटमेंट्स एंड स्पेशली अबाउट दैट रैगनिक और रूनी वाला। तो एक बार आप खुद सुनिए, लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का, अगर आपसे मिस हो गया है तो पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड चैनल पे है वो इंटरव्यू पूरा। तो आप जाइए देखिए एक बार, उस पर सुनिए उसको एक बार अच्छे से, और फिर उसके बाद अपनी धारणा बनाइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए, एंड देन वी कैन हैव अ पॉजिटिव डिस्कशन अबाउट दिस। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर है।